नमस्कार, हमारे बेहद खास कार्यक्रम आमने सामने में आपका स्वागत है। 1 जुलाई से हमारी अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा बदलाव आने जा रहा है। जैसा कि हम सब जानते हैं, जीएसटी लागू होने जा रहा है और तमाम तरह के सवाल और तमाम तरह की बातें हो रही है, मीडिया से लेकर आम आदमी और कारोबारियों तक में। लेकिन एक बुनियादी बात यह है कि जो आम उपभोक्ता है उसको क्या फर्क पड़ेगा, क्या उसके लिए जो तमाम रास्ते हैं वो आसान होंगे, क्या कीमतें कम होंगी। और ये सवाल लगातार पूछे जा रहे हैं और इनके जवाब भी लगातार तंत्र और सरकार की तरफ से दिए जा रहे हैं। आज आमने सामने में हमारा आमना सामना इन्हीं सवालों से होगा और हम जानने की कोशिश करेंगे कि आम उपभोक्ता के लिहाज से ये जीएसटी क्या सौगातें लेकर आया है। हम आज चर्चा करेंगे, उसके पहले हम कुछ तथ्यों पे नजर डाल लेते हैं इस मामले से जुड़ी हुई अपने ग्राफिक्स के जरिए। तो बात है आम उपभोग की अधिकांश वस्तुओं की कीमतों को कम करने के लिए ये एकल कर काफी मददगार साबित होगा और 81% वस्तुओं पर जीएसटी 18% या उससे कम है और ये बेहद राहत की बात है। और 18% जो जीएसटी लग रहा है उसमें ये प्रमुख चीज़ें हैं जो आम रोज़मर्रा के जीवन में हम इस्तेमाल करते हैं, टूथपेस्ट, साबुन, आइसक्रीम जैसी चीज़ें हैं। 12% जो जीएसटी लगेगा उनमें कुछ ये चीज़ें हैं, ये भी रोज़मर्रा की चीज़ें हैं जिस पे 12% तक कर लगेगा, मक्खन, घी और इस तरह की चीज़ें हैं। और 5% जीएसटी लगेगा जिन प्रमुख उत्पादों पे, उसकी हम सूची दे रहे हैं। ये प्रमुख उत्पाद हैं, ये जो सूची है ये और लंबी है लेकिन हम प्रमुख उत्पादों को यहाँ आपके सामने रख रहे हैं। और जिस पे 0 जीएसटी लगेगा यानी कोई कर नहीं लगेगा, उनमें जो प्रमुख उत्पाद हैं वो हम आपके सामने रख रहे हैं। ताज़ी सब्जियां हैं या आटा, मैदा, दूध, अंडे जैसी चीज़ें। तो एक साफ संकेत है कि जो हर रोज़ इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं वो सस्ती होंगी। एक ही सामान कई टैक्स पहले लगते थे, अब वो एक टैक्स लगेगा और ये तय है कि ऐसा होने से कीमतें जो है वो सस्ती होंगी। विदेशों से जो सामान खरीदे जाएंगे उस पर आईजीएसटी लगेगा। इसका मतलब ये है कि जो घरेलू स्थानीय सामान होगा वो सस्ता होगा अगर उससे हम तुलना करें तो। पेट्रोल, डीजल और अल्कोहल जैसी चीज़ें फ़िलहाल जीएसटी से बाहर हैं और इस पे भी तमाम तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं। और जो सस्ते होंगे उसमें एफएमसीजी उत्पाद हमने देखे अभी पूरी सूची में, टिकाऊ उपभोक्ता उत्पाद ये भी सस्ते होंगे। मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रॉनिक्स के कई सामान सस्ते होने वाले हैं। इसके अलावा जो रेडीमेड जो गारमेंट्स हैं वो सस्ते होंगे। विनिर्मित यानी मैन्युफैक्चरिंग जो गुड्स हैं उनमें शुल्क कम होगा यानी वो सस्ते होंगे। और इसके अलावा आम उपभोग की अधिकांश वस्तुओं के लिए अब उनकी कीमतों पर एकल कर लगेगा यानी देखा जाए तो आम लोगों के लिए कई सौगातें जो है 1 तारीख के बाद जब जीएसटी लागू हो जाएगा वो लेकर आ रहा है। और इस पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में 2 बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ है सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम यानी सीबीईसी के पूर्व चेयरमैन नजीब शाह साहब हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ हैं ए के भट्टाचार्य साहब, एडिटोरियल डायरेक्टर बिजनेस स्टैंडर्ड। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और नजीब साहब, मैं सबसे पहले आप ही से शुरू करना चाहूँगा कि एक बड़ी बात ये कहा जा रहा है कि 1 जुलाई से चीज़ें बदल जाएंगी, अचानक से बदल जाएंगी 1 जुलाई से, या जो आम लोगों तक उसका फ़ायदा पहुंचने में वक्त लगेगा, क्या कहेंगे? खैर, गवर्नमेंट ने तो जो लॉ पास की है इससे फ़र्क तो ज़रूर पड़ने वाला है और फ़र्क पड़ेगा अचानक नहीं लेकिन कुछ समय बाद। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फ़र्क ज़रूर पड़ने लग जाएगा क्योंकि जैसे आपने बताया था कई वस्तुओं के सामान दाम कम होनी चाहिए और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस होनी चाहिए, एंटायर बिजनेस एनवायरनमेंट सिंपल हो जाएगा तो फ़र्क पड़ेगा, सब लोगों पर फ़र्क पड़ेगा। भट्टाचार्य साहब, इसी सवाल का जवाब आप कैसे देंगे? मैं समझता हूँ कि शुरुआत के दिनों में जीएसटी के लागू होने के बाद मुझे लगता है कि कुछ डिस्रप्शन तो ज़रूर होगा क्योंकि एक ये नया एक नियम है, नई एक व्यवस्था है और इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए एक नई कर व्यवस्था को लागू करने में इधर सुधार तो बहुत बड़ी सुधार है, पर ये बहुत बड़ी सुधारें अगर आप देखें, अगर इतिहास में देखें, बड़ी सुधारें उनके साथ साथ डिस्ट्रप्शन भी लाती हैं। तो मेरा पहला मानना है कि
अगले कुछ हफ्तों तक एक डिसरप्टिव इम्पैक्ट होगा। दूसरा होगा कि दामों की ऊपर काफ़ी स्पेकुलेशन होगी। दाम कोई कोई चीज़ों में जो घटनी चाहिए वो बढ़ सकती हैं, जो बढ़नी चाहिए वो घट सकती हैं। और जो सप्लाई मैनेजमेंट जो है वो एक बहुत बड़ा एक चैलेंज रहेगा, क्योंकि जो व्यापारी जो है वो एक नई व्यवस्था में अपने आप को एक्सेप्ट करने के लिए, संतुलन बिठाने के लिए वो समय लेगा वो। बिल्कुल। तो क्या ऐसा होगा नजीब साहब जो कह रहे हैं भट्टाचार्य साहब की स्पेकुलेशन हो सकता है शुरू में, ऐसा होगा क्या है? हो सकता है, हो सकता है, स्पेकुलेशन जरूर हो सकता है, क्योंकि इम्पैक्ट क्या रहेगा सब लोग समय के साथ ही पता चल जाएगा। लेकिन सरकार की ये उम्मीद है कि दामें कम होनी चाहिए, एंड देयर इज़ नो रीज़न क्योंकि दाम कम नहीं होंगे। और लेकिन इनिशियल पीरियड जैसे कि भट्टाचार्य साहब बता रहे थे, देयर इज़ लाइकली टू बी स्पेकुलेशन, और उस पर खैर देखिए अब आगे क्या होता है। आज ही तमाम अखबारों में एक पूरी सूची दी गई, पूरी लिस्ट दी गई कि आखिर कौन कौन से चीज़ों पे, और ये ख़ासकर वो चीज़ें हैं जो हर रोज़ इस्तेमाल हर परिवार करता है, हर घर इस्तेमाल करता है। इस तरह की जो सूचना दी जा रही है, इसका क्या मकसद है? क्या आम लोगों को एक तरह से आश्वस्त करने की कोशिश है कि दरअसल में आपको फ़ायदा होने जा रहा है? बिल्कुल यही मकसद है, क्योंकि अगर आप देखेंगे, आप सारे रेट्स ऑफ टैक्सेस जो हैं आज की तारीख में, जो जीएसटी रेट्स जो जीएसटी काउंसिल ने प्रेस्क्राइब की है, दीज आर नथिंग बट द सम टोटल ऑफ आज की तारीख के वैट एंड सेंट्रल एक्साइज, एंड पुटिंग इट इन द नियरेस्ट स्लैब। एंड बार बार ये कहा जा रहा था कि जीएसटी में हो सकता है दाम बढ़ जाए, तो इसीलिए सरकार इज गोइंग आउट ऑफ इट्स वे टू इंश्योर एंड टू अश्योर पीपल दैट प्राइसेस बढ़ेंगे नहीं। तो इसीलिए ये अखबार आज के जो आपने एडवर्टाइजमेंट बताया था, तो देयर इज अ स्टेप इन दैट डायरेक्शन। बिल्कुल। भट्टाचार्य साहब, आम लोगों के लिहाज से हम बातचीत कर रहे हैं, और जिस तरह की बातें पहले कही जाती थी, या जो हमने देखा है कि कई बार टैक्स के ऊपर टैक्स लगते लगते ये कर का जो परसेंटेज है वो 40% तक चला जाता था कई एक्सट्रीम मामलों में। अब उसे लिमिटेड कर दिया गया कि 28% से ज़्यादा नहीं लगेगा। ये कितना बड़ा कदम इसको मानते हैं आप? देखिए, जैसे आपने कहा, डॉक्टर शाह ने भी कहा, ये तो एक जीएसटी का सुधार, जिससे कि कैस्केडिंग, जिसे हम कहते हैं कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्सेशन, ये तो एकदम बिल्कुल एलिमिनेट हो जाएगा। जो आइटम्स जो बाहर हैं, पेट्रोल, डीजल, अल्कोहल, उनमें इनका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, पर बाकी जो आइटम्स जो हैं जो इसके अंदर आ गई हैं, उसमें जो पहले जो टैक्स के ऊपर टैक्स लगता था वो अब कम होगा, नहीं लगेगा। तो उससे साफ जाहिर है कि जो व्यापारियों को, तो मेरे ख्याल से उसका एक बेनिफिट तो ज़रूर मिलेगा। और बहुत लोग, बिजनेसेस ऐसे हैं जो इस वक्त टैक्सों के दायरे में नहीं आना चाहते थे और नहीं आए हैं, उनका एक इंसेंटिव रहेगा कि इस टैक्सों के दायरे में वो आए, क्योंकि एक बार वो टैक्स के दायरे में आ जाएंगे तो उससे एक सेट ऑफ की बेनिफिट उन्हें मिलेगी। ठीक है। और ये जीएसटी में एक सेट ऑफ की बेनिफिट एक बहुत बड़ी बेनिफिट है। और मेरा मानना ये है कि अगर आप जीएसटी के वैल्यू चेन में अगर आप अंदर आ गए, तो बहुत ऐसे लोग, सप्लायर्स जो हैं, वो भी उस वैल्यू चेन में आने की कोशिश करेंगे इसी चीज का फायदा उठाने के लिए। और चैलेंज यही रहेगा कि किस तरह से हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस वैल्यू चेन, जीएसटी वैल्यू चेन में ला सके, जिससे कि बेनिफिट व्यापारी को भी हो और बेनिफिट उपभोक्ता को भी हो, जिससे कि अल्टीमेट दाम कम होए। पर जैसे मैंने कहा कि ये जो इसका एक समय का बात है, समय लगेगा इसको स्थिति में आने के लिए। तो आप ये भी कह रहे हैं शायद कि जो एक बड़ा क्षेत्र या कुछ ऐसे क्षेत्र जो एक फॉर्मल इकोनॉमी का हिस्सा नहीं थे, वो फॉर्मल इकोनॉमी का हिस्सा बनेंगे, तो उसका फायदा आम लोगों को मिलेगा। एग्जैक्टली। हमारे देश में जो 40% जो हमारे देश की जो जीडीपी है वो स्मॉल सेक्टर है। ना स्मॉल सेक्टर, ये बात जाहिर है कि स्मॉल सेक्टर में आप जो 20 लाख का एक एग्जेम्पशन दिया गया है,
पर मेरा मानना ये है कि 6 महीने 1 साल के अंदर हम ये देखेंगे कि जो स्मॉल स्केल, जो मीडियम स्केल सेक्टर्स जो हैं, जो अभी तक 20 लाख के दायरे के लिए वो नीचे नहीं आ रहे हैं, मुझे लगता है कि बहुत से ऐसे लोग होंगे ये जीएसटी की चेन में आने की उम्मीद रखेंगे और आने की कोशिश करेंगे। और इससे मेरे ख्याल से देश की अर्थनीति के लिए एक तो टैक्स कलेक्शन का इजाफा होगा और दूसरा जीडीपी में एक वृद्धि, जीडीपी दर और जीडीपी साइज की वृद्धि की एक बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी होगी। ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये दोनों चीजें अच्छी होंगी, पर जैसे मैंने कहा कि ये जीएसटी इम्परफेक्ट है, इसको और भी सुधार करना है, पर इस वक्त चैलेंजेस बिल्कुल काफी है और निश्चित तौर पर सुधार एक प्रक्रिया है। नजीब साहब, अगर हम इसको ऐसे समझने की कोशिश करें कि जो ये आप लोगों का भी आकलन होगा, आपकी विभाग का भी आकलन रहा होगा, सरकार ने भी जरूर आकलन किया होगा कि जो इसका असर होगा, जो हम अब सूची भी लोगों को दिखा रहे हैं, अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि कितना कितना परसेंटेज कर लगेगा, सबसे ज्यादा फायदा समाज के किस तबके को होने जा रहा है? क्योंकि हमने देखा है कि कई लग्जरी जो प्रोडक्ट्स हैं, उत्पाद हैं, उनमें करों का जो प्रतिशत है वो ज़्यादा है, लेकिन जो हर रोज़ इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं उनमें कम है। तो क्या इसका आकलन है समाज का वो कौन सा तबका है आर्थिक रूप से जिसको सबसे ज़्यादा फायदा होने जा रहा है? सभी कंज्यूमर्स को फ़ायदा इसलिए होगा क्योंकि जो सेट ऑफ नहीं मिल रहा था वो आज की तारीख तक वो मिलने लगेगा। इसका मतलब ये हुआ कि टैक्स पर टैक्स नहीं लगेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो वैल्यू एडिशन पर टैक्स लगेगा उससे कीमतें कम होनी चाहिए, अक्रॉस द बोर्ड हर क्षेत्र में होना चाहिए। एंड सरकार का यही एम रहा है कि हर टैक्स जो भी लगाएगी it should not be more than the current rate of taxation with the added benefit of set off being available. तो दो benefits हो रहे हैं, एक no taxes is higher than the current rate of taxes and input credit is available which means that prices should reduce. बिल्कुल, तो सबके लिए benefit होगा। बिल्कुल। क्या मीडिया भी इस तरह के स्पेकुलेशन या कहे एक अनुमान लगा रहा है भट्टाचार्य साहब कि आखिर कौन सा तबका है जिसको सबसे ज्यादा फायदा होने जा रहा है, या जो नजीब साहब कह रहे हैं कि सभी को फायदा होगा? सभी को फ़ायदा होना चाहिए, पर जो स्पेसिफिक सेक्टर्स की जो हम बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि जो 28% रेंज का जो टैक्स जो है उसमें इनिशियल असेसमेंट में ये लगा है कि काफ़ी जो हाई वैल्यू कार्स हैं, लग्जरी कार्स हैं, उसमें 1-2% का इम्पैक्ट, ड्यूटी इम्पैक्ट कम होगा। लग्जरी आइटम्स में ओवरऑल इम्पैक्ट कम हो जाएगा क्योंकि लग्जरी टैक्स आइटम्स में अभी जो टोटल इम्पैक्ट जो है ज़्यादा है 28% से, तो उनका 28% होना मेरे ख्याल से उसमें ज़रूर उसमें दाम घटने की उम्मीद कर सकते हैं। ठीक है, पर बाकी जो आइटम्स जो हैं वो जैसे डॉक्टर शाह ने कहा कि वो हेरफेर हुआ है, जो जैसे 15% वाले 18% में गए, 20% वाले 18% में चले गए और जो 5% वाले थे वो मेरे ख्याल से 5% में रह गए हैं। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल जो इम्पैक्ट होगा वो सेट ऑफ के लिए और कवरेज के लिए, और दो चीज और जो हो रही हैं वो प्राइस के ऊपर मैं आपको जिक्र करूंगा। एक तो है सरकार ने एक एंटी प्रॉफिटेरिंग बिल्कुल क्लॉज का एक जिक्र किया है। और भट्टाचार्य साहब मैं इस पे आऊंगा, एक ब्रेक के लिए मैं रुकूंगा। और जो भट्टाचार्य साहब बात कर रहे हैं कि जो एक आशंका है कि क्या जो अर्थव्यवस्था के जो ऐसे जो तबके हैं, जो कारोबारी हैं, क्या वो जो लाभ, जो फायदा है वो आम लोगों तक देंगे और नहीं देंगे, तो उसके लिए क्या कानून है और क्या प्रावधान है, इस पे हम बातचीत करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। पक्की होगी बुनियादें तो हंसे हिंदुस्तान होगा। पहले करो शुरुआत करो, करो तो पक्की बात करो, पहले करो शुरुआत करो, करो तो पक्की। वंडर सीमेंट, एक परफेक्ट शुरुआत। ए से ऑटोमोबाइल्स हो या एस से सुपर बाइक्स, सारे देश का इंजन हम ही तो चलाते हैं। HP लुब्रिकेंट्स A to Z आपके काम आते हैं। सही नहीं है। ये अभी भी खुले में शौच गलत है। हाँ? गलत है। मिलकर आवाज उठाओगी तो गांव वालों को ये आदत बदलनी पड़ेगी। जब मिलकर बोलेगी नारी तो सुनेगी दुनिया सारी। रुको!
जब मिलकर बोलेगी नारी सुनेगी दुनिया सारी। दरवाजा बंद तो बीमारी बंद, तुम अपना दिमाग लड़ाओगी, लुटे वालों को समझाओगी, शौचालय का रास्ता दिखाओगी। दरवाजा बंद तो बीमारी बंद, गांव खुले में शौच की आदत बदलेगा, फिर कोई नहीं बीमार पड़ेगा। जब दरवाजा बंद तो बीमारी बंद। आप भी शौचालय का उपयोग कीजिए और भारत को स्वच्छ बनाइए मैडम। क्योंकि दरवाजा बंद तो बीमारी बंद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है आमने सामने में। आज हम बात कर रहे हैं कि जीएसटी लागू होने से आम उपभोक्ता, आम लोगों को किस तरह का लाभ होने जा रहा है। और नजीब साहब, एक जो ब्रेक से पहले भट्टाचार्य साहब जिक्र कर रहे थे, मैं आपसे शुरू करूं उसी मुद्दे की। जो कहा जा रहा है कि अगर जो कारोबारी जगत है, जो व्यवसायी है, वो जो फायदा मिल रहा है करों के कम होने का, अगर वो उपभोक्ता तक नहीं पहुंचाता है, तो ऐसी स्थिति में क्या इंतजाम है, क्या इसके लिए उपाय किए गए हैं? जीएसटी लॉ में एंटी प्रॉफिटियरिंग का प्रोविज़न है। ये बिल्कुल अनयूजुअल प्रोविज़न है, मलेशियन जीएसटी में है ये सिमिलर प्रावधान। और बेसिकली ये कहता है कि क्रेडिट का बेनिफिट कंज्यूमर तक मिलना चाहिए, विच मीन्स दामों में कमती होनी चाहिए, और अगर नहीं होता है तो सरकार आपके खिलाफ एक्शन ले सकती है। और एंटी प्रॉफिटियरिंग के रूल्स भी बने हैं। द रूल्स आर क्वाइट एलैबोरेट। देयर इज अ स्क्रीनिंग कमेटी, देयर इज अ नेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन। इफ दे फील कि कुछ वजह है जहां प्रॉफिटियरिंग हो रहा है और बेनिफिट नहीं मिली जा रही है, इट विल रेफर दिस मैटर टू डायरेक्टर जनरल ऑफ सेफगार्ड्स, who will then examine this entire matter and refer it back to the national agency, who will take the final call. All this is to be done in specific timelines, ताकि decision is taken immediately. So we believe that इस वजह से benefits should go, and if they don't go, then the law will be there to take care of it. ठीक है, बिल्कुल। तो जो नजीब साहब कह रहे हैं कि इस तरह की व्यवस्था की गई है कि नेशनल एंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी होगी जो इस पे नज़र रखेगी, लेकिन इतने बड़े देश में भट्टाचार्य साहब कितना ये आसान और मुश्किल होगा? देखिए, दो चीज़ मैं बताऊंगा इसके बारे में। पहली बात तो ये है कि इसका जो इंटेंशन जो है वो एक जिसे हम कहते हैं कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी होती है एक। ये वो कैरेट एंड स्टिक में ये स्टिक है ये, पर मुझे लगता है कि ये इसका होना, और जैसे वित्त मंत्री ने भी कहा है कि वो आशा करते हैं कि इसका इस्तेमाल उन्हें नहीं करना पड़े, क्योंकि इसका इस्तेमाल करना एक बहुत ही रिस्की प्रोपोजिशन है। 1991 में अनजस्ट एनरिचमेंट फंड हुआ था कि जो अनजस्ट रिकवरी ऑफ प्रॉफिट उसको सरकार के खजाने में वापस दे दें आप। तो ये अगर मान लीजिए कोई एंटी प्रॉफिटियरिंग करता है, उसको पकड़ना, उसको एस्टैब्लिश करना और उससे रिकवरी लेना एक बहुत ही एक दिक्कत वाली बात है और बहुत ही एक चैलेंजिंग बात है। लेकिन मैं इसके बाद मैं ये बात कहूंगा कि सरकार ने ये स्टिक तो दिखाया है, और मुझे लगता है कि सरकार को इसको प्रयोग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस प्रयोग करने में बहुत रिस्क हैं। पर जो इसके साथ साथ जो दो इन्होंने कैरेट दिए हैं, एक तो है कि जो filing of returns will not start from the first month. एक 60 डेज का एक ग्रेस पीरियड दिया गया है जिससे कि वो एडजस्ट हो सकें। ठीक है। दूसरी बात है कि 75 लाख की एनुअल टर्नओवर तक लोगों को एक कंपाउंडिंग फैसिलिटी दी है। इसका मतलब जो एक व्यापारी जो है उसका अगर मान लीजिए करीबन 6 लाख मंथली टर्नओवर है, उसको कुछ ये मंथली रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है। उसको 3 महीने में एक रिटर्न फाइल कर ले, और वो भी एक सिंपल रिटर्न है, वो ऑफलाइन रिटर्न है, वो कर ले, तो वो उसके वो जो एक जो हुआ हो रहा है जीएसटी के ऊपर, उससे बच सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये कैरेट एंड स्टिक का इस्तेमाल किया जा रहा है जिससे कि दामों के ऊपर एक अंकुश लगा रहे। बिल्कुल। और ये कैरेट से मैं आशा ये करता हूं कि ये कैरेट से शायद दामों के ऊपर अंकुश रहे जी, और स्टिक की
प्रयोग करने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि इसका ज़रूरत इस्तेमाल करने से बहुत सारी कठिनाइयाँ और चैलेंजेस आ सकती हैं। बिल्कुल। तो जो भट्टाचार्य साहब कह रहे हैं कि कैरेट और स्टिक यानी ज़्यादा सहूलियतें सरकार की तरफ से प्रदान की गई हैं कारोबारियों को भी, और जो एंटी प्रॉफिटियरिंग जो अथॉरिटी है वो बहुत ही रेयर या कहें बहुत सरकार ने भी इस तरह की बात कही है कि उसका इस्तेमाल शायद ना करने की ज़रूरत पड़े। नजीब साहब, एक बड़ी बात ये भी कही जा रही थी, हम जानते हैं कि एक दौर था जब वैट जब लागू हो रहा था, उस समय भी तमाम तरह की बातें कही गई, अब जीएसटी है और इस तरह के सवाल उठते हैं। तो क्या हमें तुलना करनी चाहिए उस वक्त की अब जब जीएसटी लागू हो रहा है? तो तुलना करने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि आई थिंक द आईटी प्रिपेयर्डनेस इज मच बेटर देन व्हाट इट वाज जब वैट आया था 2005 में, और जनरल अवेयरनेस अक्रॉस द कंट्री इज मच हायर। सरकार हैज हेल्ड as of yesterday more than 4,000 outreach programs with the industry. करीब 60,000 plus officers have been trained, both of the state and the center. So the general sense of preparedness is much more than what it was. And with GST and also as a separate standalone entity, I think we will be much more better prepared than what we were when VAT came in. एक बात और जो आम लोगों के लिहाज से अगर हम देखें, ये बात सामने आ रही है कि जो MRP है वो व्यवस्था अब खत्म हो गई। क्या सचमुच खत्म हो गई या कुछ सामानों पे खत्म हुई है? कैसे इसको समझाएंगे? असेसमेंट जीएसटी में सिर्फ जीएसटी के वैल्यूएशन रूल्स के तहत होगा जो MRP को रिकॉग्नाइज नहीं करता है। MRP however will continue because ये लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट के तहत ये प्रेस्क्राइब किया जाया है, एंड जिस कमोडिटीज पर MRP लगा गया है वो डिक्लेयर करने की जरूरत है, लेकिन असेसमेंट जीएसटी में विल बी डन इन टर्म्स ऑफ द जीएसटी वैल्यूएशन रूल्स। बिल्कुल। भट्टाचार्य साहब, एक बड़ी तस्वीर की बात करें तो एक नई तरह की व्यवस्था शुरू हो रही है, और जिसमें उपभोक्ता, कारोबारी और जो पूरा इनडायरेक्ट टैक्स का जो पूरा रिजीम है, जो पूरा तंत्र है, इसके बीच में नए रिलेशन बनेंगे या कैसे इसको आप देखते हैं बदलता हुआ? एक नया आयाम है ये, नई व्यवस्था है। टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा अवदान है इसमें। मान लीजिए 8 मिलियन और 80 लाख जो ट्रेडर्स एंड बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट्स हैं वो एक टेक्नोलॉजी बैकबोन को इस्तेमाल करेंगे, और मुझे लगता है कि एक तरफ तो आप एक कर का सुधार देख रहे हैं, एक नई व्यवस्था देख रहे हैं, और दूसरी ओर हमारे देश की सबसे बड़ी, मेरे ख्याल से सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर की चुनौती दिख रही है मुझे। क्योंकि भारतीय आम तौर क्या होता है कि वो हर चीज 11th आवर में करता है, आखिरी दिन में करता है। तो जो रिटर्न फाइलिंग के दिन आते हैं तो वो 10 तारीख को है, तो 80% लोग, उनका आंकड़े बताते हैं 80% रिटर्न फाइल होती हैं लास्ट डे में, और 35% रिटर्न फाइल होती हैं लास्ट बट पेनल्टीमेट डे में। तो अगर मान लीजिए अगर इतना बड़ा अगर तबका जो 80 लाख लोगों के अगर वो 85% जो हैं वो लास्ट दिन में करें, तो मुझे लगता है कि जो आईटी बैकबोन का जो सही एक चैलेंज जो होगा वो मुझे लगता है कि जीएसटीएन को संभालना होगा। ठीक है। उससे काफ़ी डिस्ट्रप्शन आ सकती हैं, काफ़ी अपॉर्चुनिटीज जो उसका गलत इस्तेमाल लोग कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि सचेतन होने वाली बात है, क्योंकि अच्छा एक्सपेरिमेंट है, बहुत बड़ा सुधार है, और इसका बेनिफिट सबको मिलेगा, उपभोक्ता को मिलेगा, बिजनेस वालों को मिलेगा। पर अगले 6 महीने 1 साल तक मुझे लगता है कि दामों के ऊपर और डिस्ट्रप्शन के ऊपर बहुत कड़ी सख्त नजर रखनी पड़ेगी। बिल्कुल। तो नजीब साहब तो इस बात को बिल्कुल नहीं मानेंगे कि तैयारी आखिरी समय में भी होगी, लेकिन एक बात जरूर मैं पूछना चाहूँगा कि एक बड़ी चुनौती थी और उसको कैसे सरकार ने या विभागों ने उसको मैनेज किया कि जो राजस्व जो मिल रहा है सरकारों को, तमाम एजेंसियों को, उसमें कमी ना हो, जो रेवेन्यू में कमी ना हो और आम लोगों के लिए चीज़ें सस्ती भी हो जाए। ये कितना आसान या मुश्किल रहा, कैसे इसको कहेंगे आप? काफ़ी चैलेंजिंग रहा। चैलेंजिंग इसलिए रहा कि एक तो हमें रेवेन्यू न्यूट्रल रेट जो कहलाते हैं, जिसका मतलब यही हुआ कि जितना रेवेन्यू हमें मिल रहा है वो आगे भी मिले और साथ साथ दाम भी ना बढ़े।
तो दाम ना बढ़ने के लिए तो फ्लो ऑफ क्रेडिट की वजह से दाम नहीं बढ़ना चाहिए। और रही बात रेवेन्यू न्यूट्रल रेट की, सरकार की यही कोशिश रही है कि रेट्स रिफ्लेक्ट ओनली द करंट वैट और सेंट्रल एक्साइज एंड सर्विस टैक्स रेट्स। तो अब आगे देखिएगा रेवेन्यू पर कैसा इम्पैक्ट होता है, लेकिन अगर हम 1-2% जीडीपी का इंक्रीज की बात कर रहे हैं, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ बेटर कॉम्प्लायंस, नॉट बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन दी रेट ऑफ टैक्स। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमारे पास बस कुछ सेकंड बचे हैं भट्टाचार्य साहब, इसी सवाल पे आपका जवाब चाहूंगा कि ये जो संतुलन था कि रेवेन्यू और लोगों की जो कीमतें हैं सामानों की वो न बढ़े, ये कितना अच्छा संतुलन हो पाया है? देखिए, अभी तक तो लगता है कि ये संतुलन बरकरार है, क्योंकि जैसे डॉक्टर शाह ने बताया कि जो जीडीपी ग्रोथ की जो एस्टिमेट आ रही है वो रेवेन्यू न्यूट्रल रेट और या रेट बढ़ने से नहीं आएगी, हालांकि जो कवरेज ऑफ द इकोनॉमी जो है ठीक है वो बढ़ जाएगी। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि ये ऐसा एक चैलेंज होगा, चुनौती होगी, पर ये चुनौती लेने लायक है, ठीक है, देखने लायक है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर हमारे पास वक्त आज इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद भट्टाचार्य साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, नजीब साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आमने सामने में आज इतना ही, लेकिन एक बात जरूर निकल कर आई है कि आम लोगों को फायदा होने जा रहा है और निश्चित तौर पर जो एक ट्रांजिशन यानी जो बदलाव का जो शुरुआती समय होगा उस पर जरूर नजर रखनी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद हमारा कार्यक्रम देखने के लिए। नमस्कार।